नमस्कार। आज हम देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी DHBVNL के एक अहम दस्तावेज को। हाँ, ये उनकी नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 है। 7 जुलाई 2025 को जारी हुई है। और ये शायद स्टेट गवर्नमेंट की जो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर आधारित है। बिल्कुल, उसी के आधार पर बनी है और ये उन सभी रेगुलर कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके कैडर में कम से कम 15 या उससे ज्यादा पद हैं। अच्छा, 15 से ज्यादा वाले कैडर। और एनेक्स्चर 2 में शायद लिस्ट दी होगी इनकी। हाँ, एनेक्स्चर 2 में बताया गया है कि कौन से कैडर इसमें शामिल हैं। ज्यादातर ट्रांसफर तो ऑनलाइन ही होंगे। बस कुछ कैडर हैं जिनके लिए भी मैनुअल मोड रखा गया है। ओके, तो इस पॉलिसी का मकसद क्या है? मतलब क्यों ला रहे हैं ये नई पॉलिसी? देखिए, मकसद तो साफ है। एक तो कर्मचारियों का सही से वितरण हो, मतलब जहां जरूरत है वहां लोग हों। सही बात है। दूसरा, पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना, मतलब फेयरनेस रहे। हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो बहुत जरूरी है ऐसी चीजों में। बिल्कुल, और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, काम बेहतर होगा और कोशिश ये भी है कि कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़े। अच्छा, तो ये सब लक्ष्य हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये होगा कैसे। सुना है इसमें कोई पॉइंट्स का सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफर के लिए जो मेरिट बनेगी वो अधिकतम 80 पॉइंट्स पर आधारित होगी। 80 पॉइंट्स? और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा फैक्टर है उम्र, एज। इसके लिए अधिकतम 60 अंक रखे गए हैं। 60 अंक सिर्फ उम्र के लिए? ये तो बहुत ज्यादा वेटेज है। हाँ, काफी ज्यादा है। इसकी कैलकुलेशन का भी एक खास तरीका है। मतलब जो ज्यादा उम्र के कर्मचारी हैं उनको वरीयता मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद जो यंग कर्मचारी हैं उनके लिए अपनी पसंद की जगह पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है, ये एक पहलू है। शायद अनुभव को या क्या कहते हैं स्थिरता को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें मायने नहीं रखती। अच्छा, बाकी के 20 अंक भी हैं और ये स्पेशल फैक्टर्स के लिए हैं। जैसे क्या क्या है इन 20 अंकों में? जैसे सभी महिला कर्मचारियों को सीधे 10 अंक मिलते हैं। सभी को? ओके, हाँ, सभी महिला कर्मचारियों को 10 अंक। शायद वर्कफोर्स में उनको सपोर्ट करने के लिए और उनकी वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। और महिलाओं में भी शायद कुछ खास कैटेगरीज थी? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई महिला कर्मचारी 40 साल से ज्यादा उम्र की हैं और अविवाहित हैं या विधवा हैं या तलाकशुदा हैं तो उन्हें अतिरिक्त 10 अंक मिलते हैं। अच्छा, मतलब कुल 20 हो गए इनके लिए। हाँ, 10 महिलाओं में के प्लस 10 इस कैटेगरी के। हाँ, उस स्थिति में 20 अंक हो जाएंगे। इसी तरह पुरुषों के लिए भी है। अगर कोई पुरुष तलाकशुदा है या विधुर है और उनके छोटे बच्चे हैं, मतलब 18 साल से कम के, तो उन्हें भी 10 अंक मिलते हैं। ओके। कपल केस का भी कुछ है शायद? हाँ, कपल केस में 5 अंक तक मिल सकते हैं अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो। और जिनके पति या पत्नी सेना में है? हाँ, अगर जीवन साथी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है तो 10 अंक मिलते हैं। इसमें स्वास्थ्य या कोई बीमारी? उसका भी ध्यान रखा है। जरूर। अगर कर्मचारी खुद या उनके पति पत्नी या अविवाहित बच्चे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 10 अंक मिलते हैं। बीमारियों की एक लिस्ट है अनेक्स्चर I में। ओके। और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए? उनके लिए भी प्रावधान है। विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर अंक मिलते हैं। 40% से 50% डिसेबिलिटी पर 10 अंक, 50% से 60% पर 15 अंक और 60% से 70% पर 20 अंक। अच्छा, 70% तक कवर किया है। हाँ, तो आप देख सकती हैं कि अलग अलग तरह की जरूरतों और मुश्किलों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अंक कट भी सकते हैं? हाँ, एक नेगेटिव पहलू भी है। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग है या पिछले 3 साल में हुई है तो 10 अंक काटे जा सकते हैं। अच्छा, -10, ये भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अनुशासन को गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई अंकों की बात। अब ये प्रक्रिया चलेगी कैसे? आपने कहा ऑनलाइन होगी ज्यादातर। हाँ, लगभग सब कुछ ऑनलाइन। निगम का अपना HRMS इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, उसी के जरिए पूरी प्रक्रिया होगी। HRMS मतलब? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल। कर्मचारी का जो डेटा वेरिफिकेशन है वो OTP बेस्ड होगा, 1 टाइम पासवर्ड से, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। सही है। फिर कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इस ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए 3 से 7 दिन का समय मिलेगा
वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर किसी यूनिट में जरूरत से ज्यादा लोग हुए तो मतलब सैंक्शनड पोस्ट से ज्यादा? हाँ, उसके लिए रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, मतलब सुव्यवस्थीकरण। अगर किसी यूनिट में स्वीकृत पदों से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो जो सबसे जूनियर कर्मचारी होंगे, मेरिट के हिसाब से उस यूनिट में, उन्हें अनिवार्य रूप से, मतलब कंपल्सरी, इस ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेना होगा। अच्छा, उनको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। इसके बाद सभी एलिजिबल कर्मचारी, मतलब जो ट्रांसफर ड्राइव में है, वो अपनी पसंद की यूनिट्स भरेंगे। इसके लिए 7 दिन का समय मिलेगा। और फिर फाइनल अलॉटमेंट वो कैसे होगा? वो पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा, जो पॉइंट्स बने हैं उनके बेसिस पर। और अगर 2 लोगों के पॉइंट्स बराबर हो गए तो, टाई हो गया तो? टाई होने पर सबसे पहले उम्र देखी जाएगी। जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। ओके। अगर उम्र भी बराबर है तो फिर महिला कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा। और अगर वो भी सेम है, मान लीजिए दोनों पुरुष हैं या दोनों महिला हैं और उम्र भी बराबर है, तो फिर नाम के अंग्रेजी अक्षर के क्रम से फैसला होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, काफी डिटेल्ड टाई ब्रेकिंग रूल है। इसमें एक प्रोटेक्टेड एम्प्लॉई का भी जिक्र था शायद। ये कौन लोग हैं? हाँ, ये एक जरूरी क्लॉज है। संरक्षित कर्मचारी वो हैं जिन्हें कुछ खास परिस्थितियों में ट्रांसफर से छूट मिल सकती है। जैसे वो कर्मचारी जो अगले 12 महीने में रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के करीब हैं तो? हाँ, या फिर जो खुद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं, या जिनकी विकलांगता 70% से ज्यादा है। ओके, 70% से ज्यादा। या ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। इन लोगों को सामान्य ट्रांसफर ड्राइव से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ताकि उनकी स्थिति का ध्यान रखा जा सके। ये तो अच्छा प्रावधान है, मानवीय पहलू का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये अंक और प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर एक सवाल और, क्या इसमें वो सिफारिश वगैरह चल सकती है? पॉलिसी में तो साफ लिखा है कि किसी भी तरह की पैरवी या बाहरी दबाव डलवाना, मतलब लॉबिंग करना, ये अनुशासनहीनता माना जाएगा और इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सख्त मनाही है मतलब? हाँ, सख्त मनाही है। हालांकि एक क्लॉज ये भी है कि बहुत ही खास परिस्थितियों में अगर निगम को जरूरी लगता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्यमंत्री जी की मंजूरी लेकर इस पॉलिसी के किसी प्रावधान में छूट दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होगा। मतलब नॉर्मल कोर्स में नहीं। और ये जो नई पॉलिसी आई है, इसने पुरानी पॉलिसीज को खत्म कर दिया। हाँ, जो पिछली ट्रांसफर पॉलिसी 15 जून 2022 को जारी हुई थी और उससे जुड़े जो भी निर्देश थे, वो सब अब इस नई पॉलिसी के आने से रद्द हो गए हैं। ये अब अकेली मान्य ट्रांसफर पॉलिसी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत डिटेल्ड पॉलिसी है। कोशिश की गई है कि अंकों के आधार पर एक पारदर्शी और ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाया जाए। हाँ, प्रयास तो यही है। पर यहाँ एक सवाल फिर भी मन में आता है, क्या इस तरह का जो पूरी तरह अंकों पर आधारित सिस्टम है, वो हमेशा हर कर्मचारी की व्यक्तिगत परिस्थितियों की जो बारीकियां होती हैं और साथ ही साथ संगठन की जो जरूरतें हैं उनके बीच और कर्मचारी की संतुष्टि के बीच, क्या वो सही संतुलन हमेशा बना पाता है? ये सोचने वाली बात जरूर है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सिस्टम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो, मानवीय पहलू और जरूरतें हमेशा जटिल होती हैं। देखना होगा ये कितना सफल रहता है।